लोकसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन नंबर 4, स्पीड 160 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हिंदी प्रचार कार्य देश में स्वतंत्रता से पूर्व ही चलता आया है। पूज्य बापूजी के स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में हिंदी प्रचार कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विशेषकर अहिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी प्रचार कार्य अमृत महोत्सव तक आ पहुंचा है। जिन हिंदी प्रचारकों ने निस्वार्थ भाव से इस कार्य को ठोस आधार प्रदान किया था, उनमें से अब बहुत से महानुभावों की केवल स्मृति ही शेष रही है, परंतु उनके द्वारा चलाए गए हिंदी प्रचार कार्य ने आज बहुत ही प्रगति की है। इनमें से अधिक श्रेय केंद्र सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क हिंदी अध्यापन वर्गों को आर्थिक सहायता भी हो सकता है। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यह नितांत आवश्यक और राष्ट्र सेवा का कार्य रहा है। हमें यह कहते हुए गर्व है कि पिछले 60 वर्षों से बम्बई हिंदी विद्यापीठ ने भी इस राष्ट्रीय कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ योगदान प्रदान किया है। प्रतिवर्ष 2 लाख अहिंदी भाषी छात्रों को हिंदी का अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करते हुए हम आज भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और भविष्य में इससे भी अधिक कुछ कार्य करने की क्षमता व साहस संजोए हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र सरकार ने हिंदी प्रचार कार्यों से संलग्न संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण किया तथा उनके कार्य के अनुसार केंद्रीय अनुदान देना प्रारंभ किया। यह कार्य आज 35 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार चल रहा है। वैसे राष्ट्रीय महत्व की कुछ संस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी संस्था को संचालन खर्च के लिए केंद्रीय सहायता नहीं मिलती। केंद्र द्वारा प्रतिशत के आधार पर प्रतिवर्ष हिंदी प्रचारार्थ अनुदान स्वीकार किया जाता है। जो स्वैच्छिक हिंदी प्रचारार्थ अनुदान स्वीकार किया जाता है वह स्वैच्छिक हिंदी प्रचार संस्थाओं को भी प्राप्त होता है। वस्तुतः केंद्र सरकार का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस वर्ष में अनुदान की स्वीकृति को लेकर बहुत ही विलंब हुआ है। जहां तक सरकारी पत्र व्यवहार का प्रश्न है, उससे यह प्रतीत होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हिंदी प्रचारार्थ अनुदान स्वीकार करने का जो कार्य अब तक होता रहा, वह अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अंतर्गत आ गया है, जो हिंदी भाषा के लिए अलग विभाग है। इस परिवर्तन से विलंब का होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक ऐसे विभाग के सारे कागजातों का दूसरे विभाग में स्थानांतरित होना एक प्रकार से कठिन ही कार्य था। महोदय, संस्थाओं से अनुदान के संदर्भ में जब मंत्रालय के बदले निदेशालय से पत्र व्यवहार हुआ तो इस परिवर्तन का पता चला। संभव है कि इसलिए इस वर्ष हिंदी प्रचारार्थ अनुदान की स्वीकृति में इतना विलंब हुआ। फिर भी हमें पूर्ण आशा है कि जनवरी 95 के बाद संस्वीकृत पत्र सभी संस्थाओं को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वीकृत अनुदान के आधार पर ही निर्धारित समय में सारे कार्य पूर्ण करने की आवश्यक होते हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों का कार्य साथ ही इस अवधि में मंत्रिमंडल में हेरफेर और पुनर्गठन विलंब के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि कुछ राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ बातों पर संहिता के आचरण का प्रश्न भी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार का बजट सत्र भी इस वर्ष विलंब से हो रहा है। फिर भी सरकारी कार्य अपने नियमों के अनुसार चलते रहेंगे। हम फिर विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रचार संबंधी अनुदान स्वीकृति पर कुछ परिवर्तनों से कोई विशिष्ट परिणाम नहीं होगा, क्योंकि हिंदी प्रचार राष्ट्रीय कार्य है, वह सदैव चलता रहेगा और इसके लिए केंद्रीय सहायता भी प्राप्त होती रहेगी। हमारी जनभाषाओं के पास शब्दों का विशाल भंडार भी है। जरूरत उस ऐतिहासिक विरासत और उस शब्द भंडार से उपयुक्त शब्दों की तलाश करके उन्हें मान्यता प्रदान करने की। मुझे लगता है कि ऐसा करके हम अपनी राजभाषा को सही मायने में व्यावहारिक भाषा बना सकेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमारे देश के आधे से अधिक लोग निरक्षर हैं।
इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यह बात अनुवाद के बारे में है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि सरकारी कामकाज का हिंदी ज़्यादातर मौलिक न होकर अनुवाद की हिंदी है, और यह भी एक कारण है कि राजभाषा आम लोगों से इतनी नहीं जुड़ पा रही है जितनी कि उसे अभी तक जुड़ जाना चाहिए था। जब तक सरकारी कामकाज मौलिक हिंदी में नहीं होगा तब तक इस भाषा में वह लालित्य और रस नहीं आ सकेगा जो कि सचमुच इसका अपना विशेष गुण है। और यह मौलिक काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजकाज करने वाले हिंदी को आत्मसात नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अनुवाद नहीं होना चाहिए। अन्य भाषाओं के साहित्य का अधिक से अधिक अनुवाद हिंदी भाषा में होना चाहिए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका और मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका रोजी रोटी कपड़ा और मकान विधेयक देकर मुझे लेनिन का वह कथन स्मरण हो गया जिसको मैं समझती हूँ कि यहाँ पर उद्धृत किया जाए। लेनिन ने कहा था कि लोग राजनीति में सदा छलना और आत्मछलना के नदान शिकार हुए हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक कि हर नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक कथन, घोषणा और वचन के पीछे किसी न किसी वर्ग के हितों का पता लगाना नहीं सीखेंगे। सुधारों और छोटे मोटे परिवर्तन के समर्थक जब तक यह नहीं समझेंगे कि हर पुरानी संस्थान, वह कितनी ही बर्बरतापूर्ण और सड़ी हुई क्यों न प्रतीत होती हो, शासक वर्ग के संरक्षण पर बनी रहती है, और तब तक पुरानी प्रथा के संरक्षक उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इसलिए पता नहीं माननीय सदस्य ने यह विधेयक पेश करके स्वयं को छला है या हमको छला है, या तो वे ही बता सकते हैं, लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं। उपस्थित होते तो बताते। यह रोजी रोटी कपड़ा और मकान का मामला है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए मनुष्य के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक पर सार्थक बहस के माध्यम से और कुछ हासिल ना हो तो कम से कम मनुष्यता की रक्षा की लड़ाई में एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसलिए मैं इस विधेयक के पक्ष में खड़ी हुई हूँ। रोजी रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य मात्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके अभाव में इंसान के रूप में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जो समाज लोगों की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उस समाज को अपराधी के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि अंततः वे कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य को पशु से अलग करती हैं, मनुष्य और पशु में भेद करना हमें सिखाती हैं। एक सुरक्षित स्थान में रहना, खाना पीना, प्रजनन करना, यह काम जानवर भी करता है। हालांकि मेरी दृष्टि में यह सभी मानवीय कर्म ही है, लेकिन इन कर्मों को आप सिर्फ इन्हीं तक सीमित रखकर देखें तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह समाज वास्तविक अर्थों में मानवीय समाज है तो उसकी सबसे पहले और सबसे बड़ी कसौटी यह होनी चाहिए कि उस समाज में रहने वाले इंसान रोजी रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके ही इंसान इंसान कहलाता है और उसकी मानवीय चेतना और उसकी मानवीय सर्जना उन्मुक्त होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस दिशा में सबसे पहले कदम यानी रोजी का अधिकार अर्थात काम का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। रोजगार के अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक जहां अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं वह अन्य रचनात्मक कार्यों को भी पूरा करता है। एक मानवीय समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की कसौटी पर जब हम अपने समाज को आंकते हैं तो हमें सिवाय गहरी निराशा और कुंठा के और कुछ नज़र नहीं आता है। हम एक विशेष परिवेश में जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो वह और भी ज़्यादा निराशाजनक है। आज से केवल 1 वर्ष पहले काम के अधिकार को संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल करना चर्चा के केंद्र में था, लेकिन आज 1 वर्ष बाद चर्चा के केंद्र में क्या है? आज 1 वर्ष बाद चर्चा के केंद्र में निर्गम नीति, स्वैच्छिक निवृत्ति, व्यापक छटनी और अपना रोजगार आप जुटाओ नीति। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे परिवेश में यह विधेयक किसी को भी व्यर्थ जान पड़ सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यदि समाज में मानवद्रोह की प्रवृत्तियाँ रहती हैं तो मानव को जीवित रखने वाली, समाज की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाली शक्तियाँ भी इस लड़ाई में शामिल साथ साथ चलती हैं। महोदय, हमें स्वतंत्र हुए 55 वर्ष हो गए।
1950 में जब हमारा संविधान अपनाया गया तो उस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य हमारे सामने रखा गया था और निर्देशक तत्वों में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका के लिए पर्याप्त साधन और संतोषप्रद जीवन स्तर, शिक्षा पाने का वचन दिया गया था और धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकर केंद्रीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना थी। सुरक्षा के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी जनता को यह कह रहे हैं कि सरकार कोई धर्मशाला नहीं है,